हम मैजिक रेजिस्टेंस टेस्ट में नंबर 1 नाइट्स अकादमी थे। आर्चमेज लड़के के सिर पर हाथ रखता है, उसे तैयार होने को बोलता है और फिर ब्लेजिंग इन्फर्नो एक्टिवेट कर देता है। लड़का पूरी जान लगाकर सहने की कोशिश करता है, लेकिन 57 सेकंड बाद घुटनों पर गिर जाता है। फिर आती है वो लड़की जिसे सब जीनियस कहते थे। उसे पता था कि ये फायर मैजिक सिर्फ एक इल्यूजन है, उसे बस जलने के दर्द को सहना था। उसके कपड़ों में खूबसूरती से आग लग गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने 5 मिनट तक टिककर खुद को साबित कर दिया। बाकी स्टूडेंट्स भी आते गए। फिर बारी आई एक लड़के की। क्रे बूढ़ा उसे तैयार होने को बोलता है, लेकिन ग्रैंडस्टैंड में बैठे लोग घबराए हुए थे क्योंकि इस दुनिया में लाल बाल श्राप की निशानी माने जाते थे। जैसे ही रे खुद को बूढ़े के मना स्पेस में पाता है, वो ब्लेजिंग इन्फर्नो के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक विशाल ड्रैगन सामने आ जाता है और सीधा उसके शरीर को काट लेता है। और अगले ही पल बूढ़ा आर्चमेस दूर जा गिरता है। सारे वेटरन नाइट्स पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। डर के मारे कांपते हुए मेज बोला कि इस लड़के के अंदर उस चीज का श्राप है, दुनिया के सबसे खतरनाक जीव का। और फिर वो बेहोश हो गया। ग्रैंडस्टैंड में बैठे सारे प्रोफेसर और मेज शॉक में थे। एक छोटा बच्चा एक आर्चमेस को 1 सेकंड में सुला कैसे सकता है। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल में सारे लाल बाल वाले लड़कों को ये 2 बंदे बुली कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये गंदे फ्रीक्स घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं हैं। उनमें से एक लाल बाल वाले लड़के के कंधे पर झुककर बोला कि इनके साथ खाना मत खाया करो, कहीं खाना भी श्रापित ना हो जाए। तभी अचानक चिकन की टांग उड़ती हुई आई और सीधे उसके मुंह पर लग गई। वो गुस्से में पूछने जाता है कि किसने मारी, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह सीधा टेबल पर दे मारा जाता है। रे बोला, जरा फिर से बोल के दिखा, अभी क्या कहा था भड़वे। एक नाइट ये सब देखकर दौड़ता हुआ आता है और सब रे से विनती करने लगते हैं कि वो उस बंदे को ना मारे। लेकिन भाई हेयर रेसिज्म यूं ही जाने देने वालों में से नहीं था। जब नाइट उसे रुकने को कहता है, रे ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसने सुना ही नहीं और बंदे का हाथ तोड़ना जारी रखता है। नाइट फिर चिल्लाता है, लेकिन भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ कड़क कड़क की आवाजों के बाद वो उसे छोड़ देता है और अपने दोस्त से कहता है, ऐसे सिखाया जाता है सबक मादरचोदों को। नाइट पूछता है, मैंने रुकने को कहा था, सुना नहीं। रे जवाब देता है, सॉरी, मेरी सुनने की शक्ति थोड़ी कमजोर है। और वहां से निकल जाता है। अब भाई ने अकादमी आते ही सारे नाइट्स और आर्चमेज को अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन क्योंकि उसका मकसद वैसे भी सबको खत्म करना था, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो सबको मारना क्यों चाहता था? देख रहे हो वो जमीन पर पड़ा लाल ड्रैगन? वो उसके पिछले जन्म का रे था। हजारों साल अकेले जिंदा रहने वाला सबसे ताकतवर जीव जो इंसानों से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके पूरे खानदान का सफाया कर दिया था। लेकिन मजेदार बात यह थी कि जैसे ही ड्रैगन के रूप में उसने आखिरी सांस ली, अगले ही पल खुद को एक बच्चे के रूप में पाया। भाई का चेहरा पूरा स्टोन मोड में चला गया। ये क्या बकवास है? मुझे इंसान ने क्यों पकड़ रखा है? लेकिन बिना पंखों और पंजों के वो सिर्फ अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिला सकता था। छोटे किलर ने अपना अल्टीमेट मूव यूज करने का सोचा, ड्रैगन ब्रीथ। वही हमला जो पहले दुश्मनों को राख बना देता था। लेकिन उम्मीद के उल्टा, उसने बस थोड़ी हवा छोड़ी और अपने पिता के चेहरे पर थूक दिया। उसकी लेजेंडरी सांस अब बेबी स्पिट बन चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मैजिक गया कहां। फिर उसकी जिंदगी का असली फाइनल बॉस सामने आया, उसकी सख्त मां। लाल ड्रैगन भी उससे डर गया था, लेकिन उसकी मां ने उसे शांत कर दिया और याद दिलाया कि अब उसका नया नाम रे है। टैलोन के लिए वो बेकार नाम एक इंसल्ट जैसा था। फिर भी एक बेबस बच्चा होने के बावजूद टैलोन खुश था कि उसका पुनर्जन्म हुआ था। अब उसके पास उन इंसानों से बदला लेने का एक और मौका था जिन्होंने उसकी पूरी जाति को खत्म कर दिया था। दिल में उसने कसम खा ली कि वो इंसानियत को तबाह कर देगा। जब वो छोटे पागल की तरह हंस रहा था, उसका पिता सोचने लगा कि आखिर वो किस तरह का बच्चा घर ले आए हैं। फिर भी दोनों माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। यहां तक कि जब वो कुछ ऐसा बड़बड़ाता जो असल में जान से मारने की धमकियों जैसा लगता था, तभी अचानक नींद उस पर हावी हो जाती थी। भाई ने अभी कुछ किया भी नहीं और पहले ही थक गया। सोने से पहले टैलोन सोचता है कि इंसानों की स्टेमिना कितनी बेकार है। फिर वक्त आगे बढ़ता है। टैलोन थोड़ा बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे इंसानी जिंदगी की आदत डालने लगता है। अपनी फैमिली के साथ रहते हुए वो स्कारलेट और जेक के बारे में और जानता है। दोनों उसे सच्चे प्यार और दया से पालते हैं। वो ये भी नोटिस करता है कि गांव वाले उसकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं और यहीं पर वो पहली बार एडवेंचरर्स के बारे में जानता है। एक दिन छोटा ड्रैगन खाने के लिए अपनी मां की तरफ रेंगते हुए जाता है और गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि उसे पहले से ही समझ आ रहा है कि उसे क्या चाहिए। फिर उनकी नजर उसके चमकदार लाल बालों पर पड़ती है जो उसके माता पिता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। जेक बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसके बाल लाल हुए हैं। टैलोन को लगता है कि शायद उसकी शक्तियां वापस आ रही हैं।
बाद में वो गांव वालों को धीरे धीरे बातें करते सुनता है कि शायद उसकी फैमिली श्रापित है क्योंकि उसके बाल लाल हैं। और ये सुनकर उसका सीना और चौड़ा हो जाता है। लेकिन उसके माता पिता अब भी उसे एक सामान्य बच्चे की तरह रखते हैं। वो जंगली जानवर की तरह खाना खाता है और पूरी जगह गंदगी फैला देता है, बस उन्हें परेशान करने की पूरी कोशिश करता है। और जेक के साथ तो भाई ने उसके मुंह में पेशाब तक कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसका ख्याल रखते हैं। ये इंसान उससे जितना प्यार करते थे उतना उसे कभी किसी ने नहीं किया था। और एक ड्रैगन के लिए ये लगभग यातना जैसा था। हमें ये भी पता चलता है कि एडवेंचरर्स बहुत दुर्लभ होते हैं और स्कारलेट का मेज होना उसे और भी खास बना देता है। टैलोन सोचता है कि अगर उसकी ड्रैगन शक्तियां कभी वापस आ गईं तो बदला लेना बहुत आसान हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं और जब बच्चे उस उम्र तक पहुंचते हैं तब वो मेज मूल्यांकन दे सकते हैं। आज वो दिन था जब टैलोन को पता चलने वाला था कि उसके अंदर मना है या नहीं। जेक उन्हें भेजता है और टैलोन स्कारलेट के साथ गाड़ी में बैठकर निकलता है। उसे पूरा यकीन था कि एक पुनर्जन्म लिया हुआ रेड ड्रैगन और एक मेज के बेटे होने के नाते वो फेल नहीं हो सकता। और अगर उसका मैजिक वापस आ गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जब वो शहर पहुंचते हैं, लाल बालों वाला लड़का नींद से उठता है और सोचता है कि उसकी एक ही समस्या है, ये कमजोर इंसानी शरीर। स्कारलेट उसे बाजार से ले जाती है और वो देखता है कि एडवेंचरर्स कीमती बीस्ट क्रिस्टल बेच रहे हैं। तभी एक भिखारी उनमें से एक से खाना मांगता है, लेकिन उसे लात मारकर हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि बीच में मत आ। लोग बस उस पर तरस खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। टैलोन नोटिस करता है कि इंसानों के बीच भी ताकतवर लोग कमजोरों का मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जब उसने कमजोरों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में असफल हो गया था। जल्द ही वो रोलान अकादमी पहुंचते हैं, जहां मैजिक टेस्ट के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। अपनी बारी का इंतजार करते हुए टैलोन दूसरे बच्चों को फेल होने के बाद रोते हुए देखता है। एक बच्चा चिल्लाता है कि ये सही नहीं है, लेकिन टैलोन को वो बेवकूफी लगती है। ये दुनिया कभी निष्पक्ष थी ही नहीं। आखिर उसकी बारी आती है और उसका नाम पुकारा जाता है, रे टैलोन। मैज ने स्कारलेट से कहा कि अपने बेटे का हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखो। अगर बच्चे में मैजिक होगा तो बॉल चमकेगी और उसका रंग बताएगा कि उसका एलिमेंट क्या है। टैलन पूरे जोश में हाथ बढ़ाता है। उसके दिमाग में तो पहले से पूरी मूवी चल रही थी, सबके होश उड़ जाएंगे। आखिर वो एक ड्रैगन था और उसे पूरा यकीन था कि हर तरह की मैजिक पर उसका कब्जा होगा। लेकिन अगले ही पल पूरा सीन उल्टा पड़ गया। सबके शौक होने की जगह स्कारलेट की आंखों से आंसू निकलने लगे। पहले टैलन सोचता है, वाह मॉम मेरी टैलेंट देखकर इमोशनल हो गई। लेकिन फिर उसकी नजर क्रिस्टल बॉल पर पड़ती है। बॉल तो चमकी ही नहीं। बूढ़ा विजर्ड दुखी आवाज में बोला, रे के अंदर कोई मैजिक एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर टैलन का दिमाग घूम गया। क्या? सबसे ताकतवर रेड ड्रैगन बिना मैजिक के पैदा हुआ? ये कौन सा घटिया सिस्टम है भाई? स्कारलेट फिर पूछती है, शायद कोई गलती हुई हो। लेकिन गुस्से में तिलमिलाया टैलन अपनी छोटी छोटी हथेलियों से क्रिस्टल बॉल पर धप्प धप्प मारने लगता है। ये कबाड़ मशीन खराब है। बूढ़ा विजर्ड बॉल उठाकर बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस ये सुनकर टैलन की और जल गई। उसने गुस्से में अपनी पैसिफायर भी थूक दी। मैं मैजिक का किंग हूं बे। फिर वो सीधे बूढ़े की दाढ़ी पकड़कर जोर से खींचने लगा। उसे पूरा यकीन था कि ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है और उसकी असली पावर छिपा रहा है। स्कारलेट उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन टैलन मानने वाला नहीं था। घर लौटते वक्त टैलन सोचने लगा कि शायद ऊपर वाला उसे इंसानों को मारने की सजा दे रहा है। अगर ऐसा रिवॉर्ड मिलना था तो मुझे दोबारा जन्म ही क्यों दिया? लेकिन अगले ही पल उसका माइंडसेट बदल गया। ठीक है, अगर मेज नहीं बन सकता तो दूसरा रास्ता पकड़ता हूं। रात के खाने पर उसने टूटी फूटी भाषा में जेक से पूछा, मुझे फाइट करना सिखाओ। अगर मैजिक नहीं मिला तो अब वो स्वॉर्ड उठाएगा, स्वॉर्ड्समैन बनेगा और अपना रिवेंज लेकर ही रहेगा। वो और साल बीत जाते हैं और जेक उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन टैलोन जल्दी ही समझ गया कि बदला लेना इतना आसान नहीं होगा। वह अपने पिता को एक बार भी हरा नहीं पाया था। लकड़ी की तलवारों से एक और प्रैक्टिस मैच के दौरान टैलोन गंभीर हो जाता है और जीतने की कसम खाता है। जेक को ध्यान से देखते हुए उसे लगता है कि जैसे ही जेक ऊपर से वार करेगा, उसी पल घूमकर साइड से हमला करना होगा। वह कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर आपस में उलझ जाते हैं और जेक की लकड़ी की तलवार फिर से उसके सिर पर जोर से लग जाती है। रे सोचने लगता है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है। उसका दिमाग जानता था कि क्या करना है, लेकिन उसका छोटा और अनाड़ी शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। बाद में वह बिस्तर पर जागता है क्योंकि वार लगने के बाद वह बेहोश हो गया था और जेक बस हंस रहा था। स्कारलेट उसे डांटते हुए कहती है कि हंसना बंद करो और थोड़ा आराम से ट्रेनिंग दो। रे अभी सिर्फ 4 साल का है। जेक बड़बड़ाता है कि नाइट ट्रायल्स जल्दी आने वाले हैं और इस रफ्तार से वह पास नहीं कर पाएगा।
अब भी परेशान स्कारलेट कहती है कि वह अपने बेटे पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है और याद दिलाती है कि रे को एडवेंचरर बनने की कोई मजबूरी नहीं है, उसके पास और भी रास्ते हैं। लेकिन टैलोन कहता है कि बात वो नहीं है। रे अभी छोटा है और अभी तक अपने शरीर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता। उनके पास अभी पूरा 1 साल बचा है और उसे विश्वास है कि उनका बेटा एवारियन नाइट अकादमी में दाखिला पा सकता है। यह सुनकर रे सोचता है कि नाइट ट्रायल्स में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इतना समय काफी होगा। फिर वह खुद को याद दिलाता है कि वह एक रेड ड्रैगन का पुनर्जन्म है, इसलिए उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर से जोश में आकर रे कहता है कि वह कर सकता है और कसम खाता है कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। ट्रेनिंग को और कठिन बनाने के लिए जेक उसे एक तोहफा देता है, एक असली तलवार जिसे अब वे इस्तेमाल कर सकते थे। असली तलवार हाथ में पकड़कर रे हैरान रह जाता है, खासकर क्योंकि वह उसके लिए काफी बड़ी लग रही थी। जेक कहता है कि इससे उसका कंट्रोल जल्दी बेहतर होगा और फिर झुककर कहता है कि उसके पास एक और तोहफा है। रे सोचने लगता है कि आखिर वह क्या छुपा रहा है। वे स्टोरेज रूम में जाते हैं जहां रे को एक मैजिक पपेट मिलता है। जेक उसे चेतावनी देता है कि इसे हल्के में मत लेना। यह मैजिक से चलता है और एवेरना अकादमी के स्टूडेंट्स भी इससे ट्रेनिंग करते हैं। फिर भी रे उस पपेट को ऐसे देखता है जैसे उसे पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा हो। जेक उसे हमला करने को कहता है और वे बिना हिचकिचाए चुनौती स्वीकार कर लेता है। अपनी कलाई ढीली करने के बाद रे पूरी ताकत से वार करता है और पपेट लेवल 1 पर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार उसकी ढाल से टकराती है, वह तुरंत पलटवार करता है और रे की तलवार उसके हाथ से उड़ा देता है। जब लेवल 1 बंद होता है, रे एक और हार से परेशान रह जाता है। यह देखकर जेक उसे शांत करता है और कहता है कि सिर्फ एक लेवल को हराना भी नाइट ट्रायल पास करने के लिए काफी होगा। वह यह भी मानता है कि इस पपेट को पाने के लिए उसे बहुत लोगों से एहसान लेने पड़े थे। यह सुनकर रे फिर उत्साहित हो जाता है और सोचने लगता है कि वह जल्द ही ट्रायल पास कर लेगा। इस बार पूरी ठानकर वह तब तक ट्रेनिंग करता है जब तक थककर जमीन पर नहीं गिर जाता। गहरी सांस लेते हुए रे मानता है कि उसका शरीर अब भी उसके दिमाग की तरह काम नहीं कर पा रहा। यह बात उसे और ज्यादा परेशान करने लगती है। इस रफ्तार से वह पपेट को भी नहीं हरा पाएगा, बदला लेना तो बहुत दूर की बात थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम इस पपेट को हराने के पीछे इतने पड़े क्यों हो? चौंक कर रे अपनी तलवार उठा लेता है और इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहां से आई। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो चुपके से उसके पास आ गई थी और वह थोड़ा घबरा जाता है। सुनहरे बालों वाली लड़की तुरंत माफी मांगती है और अपना परिचय एनी के रूप में देती है। वह बताती है कि वह गांव में रहती है और उसने उसे यहां ट्रेनिंग करते देखा था, इसलिए सूरज ढलने से पहले यहां से जाने की चेतावनी देने आई थी। थोड़ा असहज होकर रे पूछता है कि क्या यह जगह खतरनाक है। एमी समझाती है कि सुबह के समय यह सुरक्षित है, लेकिन जंगल के पास होने की वजह से रात के बाद मैजिक बीस्ट आ सकते हैं। रे हैरान हो जाता है कि उसे इतनी बातें कैसे पता हैं। एमी कहती है कि वह यहाँ अक्सर फल और सब्जियां इकट्ठा करने आती रहती है। फिर वह उसे अंधेरा होने से पहले पहाड़ से नीचे साथ चलने का प्रस्ताव देती है और वे तुरंत मान जाता है। एक दूसरे का परिचय देते हुए एमी बताती है कि वह पहले से जानती है कि वह कौन है क्योंकि वह गांव में काफी मशहूर है। यह सुनकर रे चौंक जाता है, हालांकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि लोग उसे क्यों जानते हैं। टैलोन परिवार की गांव में बहुत इज्जत थी, खासकर जेक की, और लोग अक्सर उसे बाहर रोककर बातें करते थे। लेकिन जब रे उसके साथ चलता था, कुछ गांव वाले धीरे से कहते थे कि लाल बालों वाला लड़का श्रापित है और डरते थे कि कहीं यह फैल न जाए। गांव में किसी और के बाल उसके जैसे नहीं थे। रे जानता था कि लोग उसके माता पिता की इज्जत करते हैं, लेकिन बिना वजह उससे डरते हैं, जिससे वह एक ऐसा बाहरी इंसान बन गया था जिसे कोई पसंद नहीं करता। यह उसे अपने ड्रैगन वाले पिछले जीवन की याद दिलाता है। शायद इसलिए क्योंकि बड़े लोग हमेशा बच्चों को डराने के लिए क्रूर लाल ड्रैगन की कहानियां सुनाते थे। लाल रंग ताकत की निशानी होना चाहिए था, लेकिन इंसान उसे बुराई मानते थे। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि यह कितना उल्टा है। इंसानों ने उसकी जाति को खत्म कर दिया, फिर भी कहानियों में ड्रैगन को ही राक्षस बताया जाता था। रे के लिए उनका बदला सिर्फ आत्मरक्षा था, लेकिन इंसानों ने उसे सबूत बना दिया कि ड्रैगन जंगली और निर्दयी थे। इन्हीं कड़वे ख्यालों में खोया हुआ रे तब वापस होश में आता है जब एमी उससे पूछती है कि वह क्या सोच रहा है। उसके बाद रे अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और उसके साथ पहाड़ से नीचे चलने लगता है। एमी कहती है कि उसने उसे यहाँ बहुत बार देखा है और पूछती है कि क्या वह ट्रेनिंग कर रहा है। जब रे कहता है कि वह एक तलवारबाज बनना चाहता है, एमी को यह बहुत शानदार लगता है क्योंकि उसका पिता गांव का इकलौता तलवारबाज है। वह उससे पूछती है कि क्या वह नाइट अकादमी का लक्ष्य बना रहा है, और वे सिर हिलाकर हाँ कह देता है। फिर वह बताती है कि उसका भाई भी परीक्षा देने वाला है और दावा करती है कि गांव में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसका भाई रे से जलता है क्योंकि रे को उसके पिता खुद सिखाते हैं, जबकि आम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता।
जब रे उसके भाई के बारे में पूछता है, एमी खुशी से चमक उठती है और पूछती है कि क्या वह उससे दोस्ती करना चाहेगा ताकि वे साथ में ट्रेनिंग कर सकें। उसी समय उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है और गैरी वहां आ जाता है। वह बदतमीजी से रे से कहता है कि चुटिए मेरी बहन से दूर रहे।